ठीक है, तो अभी हमने वैक्सीनेटर मॉड्यूल देखा, आशा मॉड्यूल देखा, जो कि उन लोग ऐप यूज करके करेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल, इसके लिए भी उन लोग सेम ऐप यूज करेंगे। अब डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल में बेसिकली जो डिलीवरी पॉइंट मैनेजर्स है वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं। पीएचसी में हमने एमओस को डुअल रोल दिया है, तो एमओस डिलीवरी पॉइंट मैनेजर हो सकते हैं। और सब सेंटर में जो एएनएम है, जिनको हमने वैक्सीनेटर और डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का डुअल रोल दिया है, तो सब सेंटर में अगर वो डिलीवरीज कंडक्ट कराती है तो वो एज अ डिलीवरी पॉइंट मैनेजर हो सकती है। तो उनका जो लॉगिन रहेगा, उन लोग सेम मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के इस ऐप में लॉगिन करेंगे। उनको महाराष्ट्र स्टेट और ऊपर में नासिक जैसे डिस्ट्रिक्ट, अंबड़, यूपीएचसी करके जो फैसिलिटी वो दिखेगी। प्रोफाइल में जाएंगे तो अच्छा ओके, ये आशा का पूरा एक मिनट, 999 दोड़ेगांव पीएचसी करके, और इसमें डॉक्टर धनंजय जो है एक पीएचसी के हेल्थ सॉरी डिलीवरी पॉइंट मैनेजर है, ये प्रोफाइल में उनको दिख रहा है। तो डिलीवरी पॉइंट मैनेजर में उनका क्या काम है कि जो भी एएनसी आ रही है उनका अगर डिलीवरी हुआ है तो डिलीवरी आउटकम को रिकॉर्ड करना। डिलीवरी आउटकम रिकॉर्ड होने के बाद अगर वो लाइव बर्थ होता है तो न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन करके बर्थ डोज अपडेट करना। ठीक है, अभी उस केस में जो एएनसी है या जो भी ड्यू डेट के लिए आ रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एएनसी ऑलरेडी या तो आशा ने कैप्चर कर ली होगी या फिर वैक्सीनेटर ने कैप्चर कर ली होगी। तो डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल में आपके जो एएनसीज है, जो बेनिफिशियरी है, मोस्टली रजिस्टर्ड हो चुके होंगे, या तो आशा ने या वैक्सीनेटर ने किया होगा, तो आप डायरेक्टली उनको सर्च कर सकते हैं। इन केस रजिस्टर नहीं हुए हैं वो, तो यहाँ पर भी उनको प्री या ऑन साइट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है डिलीवरी पॉइंट मैनेजर को। तो सेम जब वो प्री या ऑन साइट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, सेम वही फॉर्म खुलता है। जैसे इस नंबर पे मेरे को एक एएनसी को रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं जब मैं एएनसी रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, ईयर ऑफ बर्थ पूछ रहा है, टाइप ऑफ कैटेगरी में बस और बस प्रेग्नेंट वुमेन आ रहा है, क्योंकि डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल में हम बस एएनसी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन या गार्जियन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। बस एएनसी का रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए कैटेगरी में बस प्रेग्नेंट वुमेन आएगा, कोई और ऑप्शन नहीं आएगा। फुल नेम डालेंगे हम, फीमेल, जेंडर में फीमेल ही बस सिलेक्टेड रहेगा, बाकी और कुछ आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। फिर जो चीज पूछता है वो है एलएमपी, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम एंड फोटो आईडी। तो एलएमपी डालना जरूरी है टू कैलकुलेट द ईडीडी। ठीक है, ब्लड ग्रुप मैंडेटरी नहीं है, अगर पता हो तो डाल सकते हैं। एंड डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम, क्योंकि टीडी बूस्टर लगने हैं या टीडी के दोनों डोज लगने हैं, वो देखने के लिए हमको डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम यहाँ पर वो पूछता है। ठीक है, डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम अगर वो प्राइमी है तो कोई नहीं रहेगा, अगर हुई है उसका प्रीवियस कोई डिलीवरीज उसके, तो वो आपको डेट डालनी है। फिर फोटो आईडी टाइप में आप जो भी फोटो आईडी है वो लेके आप सबमिट करेंगे। तो सेम बेनिफिशियरी को ओटीपी जाएगा, जो कि आप 5 सेकंड के बाद स्किप कर सकते हैं। स्किप ओटीपी जब हम कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मतलब एएनसी का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब पूछ रहे हैं क्या आप उनके प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ वैक्सीनेशन अपडेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर मैं एएनसी रजिस्टर कर रही हूँ बट उसका एलएमपी मैंने जैसे जनवरी का डाला, तो चांसेस है कि उसको टीडी के डोजेस लग चुके होंगे। तो ये सिस्टम पूछ रहा है क्या आप उनके जो टीडी डोज लग चुके हैं उसके डिटेल्स अपडेट करना चाह रहे हैं क्या। तो मैं इसी समय पे अपडेट कर सकती हूँ, ऐड वैक्सीनेशन में जाऊंगी, टीडी पे क्लिक करूंगी, TD1 पे तो कैलेंडर खुलता है, तो कब लगा था उनको TD1, मे भी मई में लगा। TD2 कब लगा, तो जून में लगा। और फिर मैं सेव एंड कंटिन्यू, एक रिव्यू के लिए पूछ रहा है कि क्या आपने जो दोनों डोज सेलेक्ट किए, डेट सेलेक्ट की, सब सही है, तो हम सेव कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब मैंने क्या किया, एक एएनसी, क्योंकि ना आशा ने ना वैक्सीनेटर ने उसको रजिस्टर किया था, तो मैंने प्री रजिस्ट्रेशन किया और उसके टीडी डोज भी अपडेट कर दिए। अब फॉर एग्जाम्पल वो बेनिफिशियरी अभी ड्यू हुई है, मतलब उसका डिलीवरी हो चुका है या आज होने वाला है, तो मैं उनके नंबर से अब उनको सर्च करूंगी। मैंने चारू करके एक फीमेल को एएनसी थी उसको ये किया था, तो मैं उसके नाम पे क्लिक करूंगी। तो जैसे ही मैं एक उसके नाम पे क्लिक करती हूँ ये डिटेल्स खुल जाती है, फीमेल सिटीजन प्रेग्नेंट वुमेन,
यहाँ पर भी एडिट ऑप्शन है, जैसे वैक्सीनेटर्स को था तो एडिट कर सकते हैं अगर कोई डिटेल्स चेंज करनी हो तो। और ये 3 डॉट्स में जाके डिक्लेयर अबॉर्शन या डिक्लेयर डेथ भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में उनका वैक्सीनेशन डेटा ऑलरेडी अपडेटेड ये हमको दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी हिस्ट्री में जाएंगे। अच्छा, वैक्सीनेशन में एक और चीज है कि डाउनलोड सर्टिफिकेट करके एएनसी के भी सर्टिफिकेट हम एक मिनट। ठीक है, अभी शायद ये डाउनलोड होके रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बट सेम जैसे उनको यही डिटेल्स दिखाएंगे कि उनको TD1 TD2 कब लगा करके। फिर वो क्या करेंगे, प्रेगनेंसी हिस्ट्री में जाना है डिलीवरी पॉइंट मैनेजर को। जब प्रेगनेंसी हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पर LMP लिख के आ रहा है, EDD लिख के आ रहा है और यहाँ अपडेट करके ऑप्शन है, तो अपडेट में जाना है। जब अपडेट में जाएंगे तो ये 4 टैब खुलते हैं, जिसमें से जो सबसे लास्ट वाला टैब है न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन का, वो फ्रीज है। वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है क्योंकि हमने कोई प्रेगनेंसी आउटकम नहीं डाला है। हमने सिस्टम को ये नहीं बताया कि क्या लाइव बर्थ हुआ या स्टिल बर्थ हुआ। अगर लाइव बर्थ हुआ डालेंगे तो नीचे का न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन खुल जाता है। एक मिनट। तो अभी प्रेगनेंसी हिस्ट्री में 4 टैब है। पहला है प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल्स, जो कि ऑलरेडी हमने LMP डाल दिया था तो उसके अकॉर्डिंग उसने EDD भी कैलकुलेट कर लिया। ब्लड ग्रुप अगर अभी हमको अपडेट करना है तो कर सकते हैं। डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी अगर हो करना है तो कर सकते हैं। रूटीन वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी तो हमने ऑलरेडी इनके दोनों TD डोज मिल गए करके डाल दिया था। प्रेगनेंसी आउटकम अभी डालना है। तो प्रेगनेंसी आउटकम में 3 ऑप्शन है, डिलीवरी, अबॉर्शन या मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ में हमको बस डेट डालनी रहती है। अगर डिलीवरी के 42 डेज तक का अगर होता है तो वो मैटरनल डेथ कहलाएगा, तो मैटरनल डेथ अगर हो रही है तो। अबॉर्शन में डेट और टाइप पूछते हैं, तो टाइप में है स्पॉन्टेनियस, मेडिकल या सर्जिकल, किस टाइप का अबॉर्शन था। फिर डिलीवरी में मैं पूछता है प्लेस ऑफ डिलीवरी, जिसमें इंस्टीट्यूशन, होम या ट्रांजिट, तो मे बी इंस्टीट्यूशन अभी मैं ले रही हूँ। फिर जो रेड में मैसेज है कि प्लीज एंटर द डेट ऑफ डिलीवरी करेक्टली, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, तो डेट ऑफ डिलीवरी हम चेंज नहीं कर सकते। और डेट ऑफ डिलीवरी ही बच्चों का डेट ऑफ बर्थ बनता है और उस हिसाब से बच्चों के आगे के ड्यू डोज कैलकुलेट होंगे। इसलिए डेट ऑफ डिलीवरी बहुत ध्यान से और बहुत सही से डालनी है। टाइप ऑफ डिलीवरी में नॉर्मल, सी सेक्शन या असिस्टेड पूछता है, तो मे बी अगर ये नॉर्मल थी तो नॉर्मल। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस में ये 3-4 ऑप्शन से ड्रॉप डाउन में कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो हम डाल सकते हैं, अगर नहीं तो नन कर सकते हैं। और डेट ऑफ डिलीवरी, तो डेट ऑफ डिलीवरी हमको बहुत ध्यान से डालनी है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 तारीख की डिलीवरी को अभी अपडेट करूँ, एक चीज ध्यान में रखनी है कि डिलीवरी आप अगर मे बी जून की भी अगर कोई अपडेट कर रहे होंगे तो सिस्टम भले ही अपडेट करने देगा, बट न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन 15 डेज तक का ही वो ऑन रखता है विंडो। तो 15 दिन के पहले के जो डिलीवरीज है उसको अगर आप अपडेट करेंगे, वो अपडेट भले ही हो जाएगा बट न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन और बर्थ डोज नहीं अपडेट हो पाएंगे क्योंकि उसमें 15 दिन का वैलिडेशन लगा हुआ है। तो इसीलिए पुराने मतलब अगर डिलीवरीज हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि विद इन 15 डेज आपको इस सिस्टम में अपडेट कर देना है। जैसे अभी मैंने 25 डाला और सेव एंड कंटिन्यू, जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया नीचे न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन वाला टैब एक्टिवेट हो गया, जिसको मैं क्लिक कर पा रही हूँ। जैसे ही क्लिक करती हूँ तो 2 ऑप्शन पूछता है, लाइव या स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ में वो टाइप पूछता है फ्रेश है कि मैसेरेटेड। और अगर हम लाइव बर्थ में जाते हैं तो इस टाइप से एक फॉर्म खुलता है जिसमें बेबी ऑफ चारू, ऑटोमेटिकली सिस्टम बच्चे का नाम बेबी ऑफ चारू करके ले रहा है। डेट ऑफ बर्थ जो है डेट ऑफ डिलीवरी को ले लिया। हमको टाइम डालना है। ठीक है, हम टाइम डाल रहे हैं। मेल है कि फीमेल है डालना है, फॉर एग्जाम्पल मेल है। चाइल्ड का वेट डालना है। फादर्स नेम, जो चाइल्ड क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यस या नो। ठीक है, वो पूछ रहा है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हुई थी विद इन 1 आवर, यस या नो। एनी विजिबल बर्थ डिफेक्ट्स, कोई डिफेक्ट्स है, अगर यस करते हैं तो यहाँ पर हमको वो ड्रॉप डाउन में सारे सिंड्रोम्स दिखते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, इस तरीके से। नो करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और फिर बर्थ डोज अपडेट करने का, तो अगर जो बर्थ डोज बच्चों को मिले हैं हमको उसको टिक करना है।
हम टिक करते हैं, कैलेंडर खुलता है, हमको इसमें डेट डालनी है। तो जैसे 25 से अभी 29 तक के डेट बीसीजी के लिए दे रहा है, क्योंकि बीसीजी 1 ईयर तक हम दे सकते हैं। ठीक है, मे बी 26 को लगा था। हेपेटाइटिस में 2 ही दिन का विंडो उसने ओपन रखा है, क्योंकि विद इन 24 आवर्स देना रहता है। तो 25 और 26 के ही डेट्स ओपन है। ठीक है, ओपीवी के लिए भी ये 4-5 डेट्स ओपन है, क्योंकि आज तक की हम एंट्री दिखा सकते हैं। अगर ओपीवी लगी है तो हम कौन से दिन लगी है वो डालना है। फिर है सेव एंड कंटिन्यू या सेव एंड ऐड मोर। इनकेस ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो रहे हो तो सेव एंड ऐड मोर कर सकते हैं। एक बच्चों का हो गया और हम दूसरे या तीसरे बच्चों का करना चाह रहे हो तो, और सेव एंड कंटिन्यू अगर एक ही है तो हम सेव एंड कंटिन्यू। तो हम जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो ऊपर में ये मदर के डिटेल्स है कि कहाँ कहाँ डिलीवरी हुई थी, इंस्टीट्यूशनल, नॉर्मल, इस तरीके से, और नीचे में चाइल्ड के बेबी ऑफ चारू है, मेल है, वेट एट बर्थ है तुषार, उसके फादर का नाम, क्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड, विजिबल बर्थ डिफेक्ट, इस हिसाब से। तो मतलब हमने क्या किया, डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का क्या काम था, रजिस्टर्ड नहीं है अगर एएनसी तो रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसी को सर्च करके जब भी उसका ड्यू डेट है और जब भी उसकी डिलीवरी होती है हमने सर्च किया, प्रेगनेंसी हिस्ट्री में जाके हमने डिलीवरी आउटकम रिकॉर्ड किया, लाइव बर्थ था करके, और लाइव बर्थ है इसीलिए फिर न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन उसने करने दिया, और न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन भी हो गया, और बर्थ डोज भी अगर लगे हैं तो अपडेट हो गए। इतना काम है डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल में। ठीक है, आपके क्वेश्चंस कुछ हैं तो पूछ लीजिए अभी। मैडम, आफ्टर डिलीवरी बच्चों का आईडी नए से क्रिएट होगा ना? हाँ, न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन में बच्चों का आईडी न्यू से क्रिएट होगा। हाँ, तो बच्चों का फिर आईडी क्रिएट होगा ऑटोमेटिक, तो हम्म उसका आधार या कोई आइडेंटिटी उसका कोई जरूरत की नहीं रहेगी ना फिर हमें, बच्चों तो नहीं तो अपने आप। देखिए ना, अभी मैंने बेबी ऑफ चारू में देखिए आइडेंटिटी में उसने मम्मी का ले लिया है ना ऑटोमेटिकली, हाँ, क्योंकि हमने वो एएनसी के डिलीवरी दिखाई। तो एएनसी का जो हमने फोटो आईडी डाला था पैन करके, वही उसने फोटो आईडी बच्चों का ले लिया है, क्योंकि गार्जियन उसकी वो एएनसी बनी ना अभी। हाँ, तो ठीक बच्चों है, के लिए ये हमारा काम कम हो रहा है फिर। यदि हम एएनसी के ऊपर ही ठीक से फोकस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक बच्चों का आईडी भी बाद में क्रिएट होगा हाँ, उसका। बच्चों का आईडी, और इन जनरल भी जो मैंने वैक्सीनेटर मॉड्यूल में भी बताया कि जब हाँ, भी आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमने क्या कहा, गार्जियन का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो गार्जियन का जिस नंबर और फोटो आईडी से रजिस्ट्रेशन हुआ है वही डिटेल्स वो बच्चों के लिए लेता है ना, हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ, बच्चों का कोई फोटो आईडी या नंबर नहीं रहता है। तो जब जब आप गार्जियन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जो भी एएनसी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या कोई ऐसा बच्चों जिसके गार्जियन में आप फादर का डिटेल्स डाल रहे हो, तो वही डिटेल्स वो बच्चों के लिए लेता है फिर। हाँ। ठीक है, वही है। तो अभी डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल में जितने एएनसी का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, वही फोटो आईडी और वही फोन नंबर बच्चों के लिए लागू होगा फिर। ठीक है। यस। हाँ। हम्म ओके, हेलो। और कोई डाउट? हाँ, बोलिए बोलिए। मैडम, आरसीएस पोर्टल में भी ये आपने जो बताया अभी, आरसीएस पोर्टल में भी सब यही डालना पड़ता है, फिर आरसीएस पोर्टल बंद हो रहा है क्या? नहीं नहीं, बंद नहीं हो रहा है। फिर मतलब इधर भी डालना आरसीएच है का उधर भी भी? न्यू वर्जन आ रहा है, आरसीएच 2.0, और उसके साथ इसका इंटीग्रेशन होने वाला है। जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक आपको दोनों जगह तो अभी एंट्रीज अपडेट करनी रहेगी।